गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर हिंदी मीडियम। देखिए एंट्रोपी हमारा थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड में टॉपिक चल रहा है काफ़ी टाइम से, और लास्ट क्लास में मैंने आपको जो टॉपिक करवाया था वो था गिब्स फलन, गिब्स फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। गिब्स एनर्जी भी हमने इसमें डिस्कस की थी। ठीक है, वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज़ फलन किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसका डेरिवेशन देखेंगे और होता क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक पे ही आते हैं। सबसे पहले तो हम ठीक है, ये हो गया हेल्महोल्ट्ज़ फलन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम अपनी जो पुरानी इक्वेशन है उसी पर आ जाते हैं, जो कि थी एंट्रोपी के बारे में। माना स्थिर ताप पर तंत्र में निम्न परिवर्तन आता है, तो जो परिवर्तन था उसके लिए देखिए डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी के। ये हमने पढ़ा था जब हमने एंट्रोपी के बारे में, उसके सार्थकता के बारे में, सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारी इक्वेशन आई थी कि एंट्रोपी का जो मान है वो बड़ा या बराबर हो सकता है इस मान से। ठीक है, इसी इक्वेशन से आगे देखिए डी टी एस ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू के। क्लियर, ये हमारी आ गई फर्स्ट नंबर की इक्वेशन। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगर हम ऊष्मा गति की समीकरण लगाते हैं तो किस प्रकार से हमारे पास ये डेरिवेशन आगे बढ़ेगा। देखिए ऊष्मा गति की प्रथम नियम अनुसार हम जानते हैं डी क्यू बराबर होता है डी ई प्लस डी डब्ल्यू के। अब यहाँ पर डी क्यू का जो मान है, ये वाला जो मान है, उसे हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये वाला जो वैल्यू है इसे हम ऊपर रख देंगे तो हमें मिलेगा टी डी एस ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डी ई प्लस डी डब्ल्यू के। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। अब इस वाली इक्वेशन से ही हम आगे देखते हैं। तो देखिए टी डी एस ग्रेटर देन है इक्वल टू है डी ई प्लस डी डब्ल्यू के। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे आगे देखिए, हमें पता होता है कि जो टी डी एस है, इसी इक्वेशन में हम सबसे पहले तो सारी की सारी जो टर्म्स है उसको एक तरफ ले लेते हैं और ये जो साइन है उसको एक साइड ले लेते हैं। तो माइनस में आ जाएगा डी ई, प्लस में टी डी एस, माइनस में डी डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वाली जो इक्वेशन है उसके लिए, यानी ये वाला जो बीच में आपको एक पद नज़र आ रहा है, इसमें हम स्थिर ताप में इस पद को किस तरह से लिखा जा सकता है उसे देखेंगे। सबसे पहले आप डेरिवेशन को यहाँ तक नोट करें, इस इक्वेशन तक आप आ जाएं।
ये वाला जो डेरिवेशन है काफ़ी हद तक पिछले डेरिवेशन जैसा ही है, बस यहाँ फ़र्क ये आएगा कि पहला जो हमने डेरिवेशन किया था जिसमें हमने गिब्स फलन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर ताप के साथ साथ दाब भी स्थिर था, पर इस वाली डेरिवेशन में जो दाब है वह स्थिर नहीं है, केवल ताप स्थिर है। ठीक है, तो इसको आप नोट करें ध्यान से। और लास्ट वाली जो स्टेप है वहाँ तक आप आ जाएं। इसके बाद हम देखेंगे कि स्थिर ताप पर किस प्रकार का हमें समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है, इस वाले इक्वेशन से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो मैं ऊपर से ये पोर्शन मिटा रही हूँ। और ये लास्ट वाले इक्वेशन को मैं दोबारा से ऊपर लिखूंगी। ठीक है, अब हमें पता है जो ताप है वह स्थिर है। TdS बराबर हो जाता है dTs के। तो ये वाली जो स्टेप है इसकी जगह मैं इसे यहाँ पर रखूँगी। तो इस वाले इक्वेशन को आप नंबर दे दें समीकरण 2। समीकरण 2 में मान रखने पर, तो समीकरण 2 में हम मान रखेंगे, किस तरह से रखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट आ गया प्लस में d ब्रैकेट में Ts माइनस dW ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देखिए, इस वाली इक्वेशन के आगे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, dW को दूसरी साइड ले जाऊँगी। यहाँ दोनों ही डेरिवेशन, पिछला डेरिवेशन जो था गिब्स फलन और हेल्महोल्ट्ज़ फलन में ये अंतर है कि यहाँ पर हम PdV नहीं लिख रहे हैं, यहाँ हमने dW ही इसको माने रखा है। हम इसको आगे विभाजित नहीं करेंगे किसी भी प्रकार के कार्य में। ठीक है, तो जो dW है उसे दूसरी तरफ ले जाएं, बाकी सारे जो टर्म्स है वो यहीं रहेंगे। और माइनस का साइन है दूसरी साइड जाके वो पॉजिटिव हो गया है, तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं माइनस का d कॉमन लूँगी और बाकी सब वैल्यूज़ को मैं अंदर रख दूँगी। तो देखिए माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और ये हो गया Ts ब्रैकेट 1 ग्रेटर देन इक्वल टू dW। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में जो ये वाला जो पद आ रहा है E माइनस Ts, ये कहलाता है हेल्महोल्ट्ज़ फलन। इसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये वाले पद के लिए मैं आपको एक लाइन भी लिखवाऊंगी। सबसे पहले तो आप यहाँ तक इसे नोट करें, उसके बाद मैं आपको एक लाइन लिखवाऊंगी और फिर हम आगे समझेंगे कि हेल्महोल्ट्ज़ फलन एक्चुअल में होता क्या है।
अब देखिए जैसे मैंने बताया ई माइनस टी एस जो है वो हेल्महोल्ट्ज़ फलन है। हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा भी इसे कहा जाता है, वर्क फलन भी इसे कहा जाता है। तो इसे हम एक अन्य जो नया पद है उससे प्रदर्शित कर रहे हैं। इस समीकरण में एक नया पद ई माइनस टी एस को इस समीकरण में ई माइनस टी एस को नए पद ए द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे? ए ठीक है, ए हेल्महोल्ट्ज़ फलन, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा कार्य फलन है। ठीक है, कार्य फलन है। तो इसे हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे कि ई माइनस टी एस को कैपिटल ए से लिखा जाएगा। और मैं यहाँ पर भी इस चीज़ को मेंशन कर देती हूँ कि ये ए से प्रदर्शित होता है। इसे हेल्महोल्ट्ज़ फलन, हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, कार्य फलन तीनों ही नामों से जाना जाता है। तीनों ही नाम इसी के हैं, कैपिटल ए से इसको प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान बराबर होता है ई माइनस टी एस के। ई क्या है? ई है आंतरिक ऊर्जा जिसमें से घटाया गया है ताप और एंट्रोपी का गुणनफलन। ठीक है, नोट करें यहाँ तक। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो ए है वह बराबर मैंने बताया है ई माइनस टी एस के। तो ई जो है आंतरिक ऊर्जा वह एक अवस्था फलन है, ताप और एंट्रोपी भी अवस्था फलन है, तो ए भी एक अवस्था फलन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए एक अवस्था फलन है। अब इस वाली इक्वेशन के आगे हम इसको किस तरह से प्रदर्शित करेंगे वो हम नेक्स्ट देखते हैं, और मैं इसे यहाँ से मिटाना चाहूँगी। अब ठीक है, तो सबसे पहले इसी वाले इक्वेशन में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए इसे कैपिटल ए से मैंने प्रदर्शित कर दिया और ये इस तरह से यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अब देखिए ए है बराबर ई माइनस टी एस के, तो हम जानते हैं ई टी एस अवस्था फलन है, इसलिए ए भी एक अवस्था फलन होगा।
क्योंकि ई टी एस तीनों ही अवस्था फलन है, तो इनसे ही जुड़ा हुआ ए जो बराबर है वह भी एक अवस्था फलन बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन होगी इक्वेशन नंबर 3। आप यहाँ तक नोट करें। इसके आगे हम समाकलन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हमारे पास आगे इक्वेशन बनेगी। और नीचे वाली जो वैल्यूज़ है, नीचे जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है उनको मैं यहाँ से मिटा रही हूँ इतने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए a प्लस ए इक्वल्स टू ई माइनस टी एस। ठीक है, ये बराबर हमने दिखा दिया है। ये वाली जो इक्वेशन है समीकरण 3 को समाकलन करना है समीकरण 3 का, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल ए ग्रेटर देन इक्वल टू डब्लू। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर किसी भी समतापी तंत्र के लिए हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी बराबर होगा या फिर अधिक होगा किए गए कार्य के। मतलब ये जो लाइन है इसे हम किस प्रकार से बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। दोबारा से एक बार बता देती हूँ। इस समीकरण से स्पष्ट है कि समतापी तंत्र की हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी तंत्र द्वारा किए गए कार्य के बराबर या उससे अधिक होता है। इस समीकरण से है कि समतापी तंत्र में ऊर्जा में कमी तंत्र द्वारा किए गए कार्य के बराबर या उससे अधिक होती है। ठीक है, यही चीज़ हमने लिखी है और इसको आप ब्रैकेट में डाल दें। और ये जो फाइनल इक्वेशन है पहले वाले के लिए मैंने डिफाइन की थी, अब भी मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ। बस यहाँ पे पहले आया था जी, यहाँ पर आ गया ए। नोट करें यहाँ तक इसे। देखिए आसान से डेरिवेशन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इन दोनों ही डेरिवेशन, गिब्स फलन और हेल्महोल्ट्ज़ फलन में। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जो गिब्स फलन था उसमें दाब और ताप दोनों ही स्थिर था, लेकिन हेल्महोल्ट्ज़ फलन में दाब जो है वह स्थिर नहीं है, केवल ताप ही स्थिर है। इस वजह से पूरा ही डेरिवेशन जो है अंत में आके अलग हो जाता है। स्टेप्स हमने वैसे ही लिए हैं। G इक्वल्स टू था E प्लस पी वी माइनस टी एस के, जबकि जो A है वो इक्वल्स टू आया E माइनस टी एस के। यहाँ पर एक जो पद है पी वी वह कम हो गया।
क्योंकि प्रेशर जो है, दाब जो है यहाँ स्थिर नहीं था, तो दाब को तो हमने कुछ माना ही नहीं। दाब ऐसा कैसा कार्य के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर कार्य भी दो प्रकार के नहीं है, कार्य केवल एक ही प्रकार का आया है, जिसे हमने कुल कार्य मान लिया। वापस से इस वाली इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने कुल परिवर्तन दिखाया है हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज़ फलन का। उसमें माइनस का चिन्ह ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इस ऊर्जा की कमी हो रही है। बराबर का और अधिक का जो चिन्ह लगाया गया है वो लगाया गया है कार्य के दूसरी तरफ कार्य दिखाया गया है। तो यहाँ पर तंत्र द्वारा किया गया कार्य जो है वह या तो बराबर आएगा या फिर कम आएगा इस परिवर्तन से, जो कि परिवर्तन है एक कमी का। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने लिखा इस समीकरण से स्पष्ट है कि समतापी तंत्र में हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी तंत्र द्वारा किए गए कार्य, कौन सा कार्य है, W, और यहाँ पर जो ऊर्जा है उसे मैंने डेल ए से प्रदर्शित किया है और कमी को मैंने माइनस से प्रदर्शित किया है। कंफ्यूज नहीं होना है हमें, मैंने कमी लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस का साइन आया है, इस वजह से मैंने कमी माना है। अधिक और बराबर इसलिए लिखा गया है, जो चिन्ह है उसी को मैं डिफाइन कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने इसके अलावा कुछ भी अलग शब्द का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया है। हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा आ रही है तो उसको यहाँ लिखा गया है। समतापी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो टेम्परेचर है यहाँ पे कांस्टेंट है, ताप स्थिर है। ठीक है, कमी माइनस का साइन है, तंत्र द्वारा किया गया कार्य बराबर, बराबर का साइन भी आ रहा है, या उससे अधिक, अधिक का साइन भी आ रहा है। उसी चीज़ को मैं डिफाइन करके लाइन में लिख रही हूँ, कुछ आपको रटने की आवश्यकता यहाँ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे इसी वाली इक्वेशन को आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये अधिक का चिन्ह आता है तो किस प्रकार का यहाँ पर तंत्र बनेगा, या फिर अगर बराबर का चिन्ह आता है तो किस प्रकार का तंत्र होगा। अब देखिए दोनों चिन्ह हैं, हम कंडीशन ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार की स्थिति आ रही है। पहली है यदि माइनस डेल ए बड़ा हो W से तो
तंत्र स्वतः प्रवर्तित होगा। ठीक है, पहली कंडीशन में यहाँ पर जो साइन आएगा वो ग्रेटर देन का आया है। दूसरी कंडीशन, यदि माइनस डेल ए बराबर हो डब्लू के तो तंत्र साम्य अवस्था में होगा। साम्य अवस्था क्यों बताया गया है? क्योंकि यहाँ पे बराबर का इक्वल टू का साइन आया है, इस रीज़न से मैंने यहाँ पे साम्य अवस्था को दर्शाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम इसमें समझते हैं कि एक लाइन और मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लास्ट लाइन ये है, तंत्र के इस रूपांतरण से अधिकतम कार्य होता है। ये वाला जो रूपांतरण है जिसमें हमने दो प्रकार की तंत्र में व्यवस्थाएं देखी, दो यहाँ पे स्थिति संभव थी। एक तो था स्वतः प्रवर्तिता और दूसरा था साम्य अवस्था। तो इसमें लास्ट में एक लाइन आपको लिखनी है, तंत्र के इस रूपांतरण में अधिकतम कार्य होता है और तंत्र की हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है, तो इसको आप लिखें, तंत्र के इस रूपांतरण में तंत्र के इस रूपांतरण में अधिकतम कार्य होता है तथा तंत्र की हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा में कमी आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके पास जो डेरिवेशन बना है ये हेल्महोल्ट्ज़ फलन का डेरिवेशन था। अगर यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज़ फलन की जगह हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा आता है तब भी यही डेरिवेशन बनेगा, या फिर कार्य फलन आता है लिखा हुआ तब भी आपको यही डेरिवेशन को समझना है यहाँ पे। ठीक है, तीनों ही एक ही के नाम है, एक का ही मैंने आपको तीनों नाम बताए हैं। इस डेरिवेशन को कम्प्लीटली आप ध्यान से नोट करें और नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगला टॉपिक है हमारा गिब्स फलन और हेल्महोल्ट्ज़ फलन ऊष्मागतिकी मात्राओं के रूप में।